तो भाई आज बात करते हैं न्यूजीलैंड का स्टडी वीज़ा लेने का एक प्रॉपर तरीका क्या हो सकता है या क्या एक होना चाहिए। ठीक है, तो स्टडी वीज़ा थोड़ा एक लंबा ही प्रोसेस है, मतलब 5-6 महीने लग जाते हैं इसमें। सो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, अगर आप 12th में हो और बैचलर्स के लिए जाने वाले हो तो अपने 12th के हाफ में ही अपना आइल्स की तैयारी कर लो। मतलब आइल्स की तैयारी कर लो, आई वुड से कि आइल्स का पेपर दे ही लो अपना। ठीक है, अगर आपने अपना आइल्स का पेपर दे लिया तो आपका एक बहुत बड़ा टास्क पूरा हो जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप जो है हमारा इसका स्टडी वीज़ा प्रोसेस का, सो वो है कि यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी। बेसिकली न्यूजीलैंड में सबसे बड़ी सिटी है ऑकलैंड। सो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है न्यूजीलैंड की वो ऑकलैंड में ही रहती है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आप भी ऑकलैंड में ही आओगे, मतलब ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ऑकलैंड में ही है या ऑकलैंड के अराउंड है। कुछ वाइकाटो में है, बाकी साउथ आइलैंड में है। ठीक है, सो ये जो फर्स्ट स्टेप है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डिसाइड करता है कि आप करोगे क्या आगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑकलैंड में आ रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा काम कंपैरेटिवली ज़्यादा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर किसी को पार्ट टाइम करना हो या अपनी स्टडी के बाद सीधा जॉब करनी हो तो यहाँ पे काम फाइंड करना मतलब कि थोड़ा ईजी है कंपैरेटिवली अगर आप वाइकाटो या साउथ आइलैंड में करोगे। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हो तो मतलब कि पार्ट टाइम की वर्क की अपॉर्चुनिटी कैसी है, वहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके लिए कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जैसे ट्रेडमी हो गया, फेसबुक मार्केट प्लेस हो गया, और भी कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे भी आपको उसके बारे में पता लग सकता है। मैं उसकी लिंक्स ऊपर डाल दूँगा। ठीक है, अब जो आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली है कि भाई मेरे को इस यूनिवर्सिटी में जाना है, इस कॉलेज में जाना है। ठीक है, सो अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो आप बैचलर्स के लिए जाओगे, और अगर आप बैचलर्स के बाद आ रहे हो तो आप मास्टर्स के लिए जाओगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो डिप्लोमा वाला जो बीच वाला रास्ता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे थोड़ा फ्यूचर की सोच के आते हैं, तो वो इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंसी सोच के आते हैं। सो आई डोंट थिंक कोई इतना इन्वेस्ट करेगा डिप्लोमा में और उसको एट द एंड वापस कुछ नहीं, मतलब पे बैक उतना नहीं हो रहा है उसको। ठीक है, तो आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद स्टेप आता है कि आप कोर्स कौन सा चुन रहे हो। देखो, अगर आपने अब तक आईटी पढ़ी है तो मैं कहूँगा कि आप आईटी का ही कोर्स लो। ठीक है, आप आईटी के कोर्स में ही जाओ, यानी कि आप आईटी से बिज़नेस में जा रहे हो या बिज़नेस से आईटी में जा रहे हो। आपको ऑफ़र मिल जाएगा। ठीक है, मिल सकता है ऑफ़र, बट आखिर में जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे तब इमिग्रेशन वाले आपका वीज़ा डिक्लाइन कर सकते हैं उस पर। सो आप कैसे आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे, मोस्टली आप शायद एजेंट के थ्रू ही जाओगे। ठीक है, सो आप बट फिर भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि एजेंट के जाने से पहले ही, पास जाने से पहले कि आपको करना क्या है। ठीक है, सो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे या कॉलेजेस में, और यहाँ पर एक अच्छी बात है जो कि बाकी कंट्रीज़ में शायद नहीं है, या हर यूनिवर्सिटी में बाकी कंट्रीज़ की नहीं है, कि यहाँ पे ऑफ़र लेटर फ्री होता है। ठीक है, अगर आप 12th के बाद जा रहे हो तो आपको अपने 12th के जो भी सर्टिफिकेट्स है पासिंग वो देना पड़ेंगे और आइल्स देना पड़ेगा। अगर आप आइल्स नहीं दोगे तो आपको कंडीशनल ऑफ़र लेटर मिलेगा। कंडीशनल का मतलब उसमें एक कंडीशन होगी जो आपको फुलफिल करनी होगी, उसके बाद आपको अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर मिलेगा और वो फाइनल ऑफ़र लेटर होता है। ठीक है, सो जब आपका कंडीशनल ऑफ़र लेटर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला स्टेप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो पहला स्टेप क्या था, हमने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया अपने आइल्स के साथ। अगर हम 12th के बाद कर रहे हैं तो हमारे बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th के सारे सर्टिफिकेट्स और आइल्स, ठीक है, ये सब रिक्वायर्ड होंगे। और हम मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो बैचलर्स के सारे सर्टिफिकेट्स और हमारा आइल्स, ये सब रिक्वायरमेंट में होंगे। वो
भी अगर हम मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो बैचलर्स 12th 10th सब कुछ देना पड़ेगा उसमें, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेप है वो मेन स्टेप है, मतलब जो भी सारा मेन काम है वो सेकंड स्टेप में ही है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या क्या है, सबसे जो आसान वाली चीज़ है पहले मैं वो बता देता हूँ कि जो सबको ही मतलब आराम से हो जाएंगी। जैसे पीसीसी होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपके अगेंस्ट कुछ भी ऐसा केस वेस नहीं है तो आपको मिल जाएगा आराम से, 14 to 20 डेज़ के अंदर पीसीसी मिल जाएगा। और मेडिकल है, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो आपको चेस्ट एक्सरे होता है बस, ठीक है, फुल करवाने की ज़रूरत नहीं होती उसमें। और अगर आप वर्क वीज़ा पे आते हो तो फुल करवाने की वो होती है। सो आपका चेस्ट एक्सरे हो गया, पीसीसी हो गया। सेकंड स्टेप में और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें देने पड़ते हैं। जैसे हो गया एफिडेविट हो गया, आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ता है जो कि स्पॉन्सर बनवाते हैं कि हम मतलब कि अगर आपके फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वो एफिडेविट बनवाएंगे कि मैं मतलब इनको स्पॉन्सर कर रहा हूँ और स्टडी के लिए, और वो एफिडेविट आपको देना पड़ेगा इमिग्रेशन न्यूजीलैंड में जब आप अपनी फ़ाइल लगाओगे। आपके जब जो भी आपके फादर होंगे या मतलब मदर होंगी, जो भी स्पॉन्सर होगा, तो आईटीआर के साथ साथ उनकी सैलरी स्लिप्स भी जाएंगी। सेफर साइड के लिए मैं तो कहूँगा कि 4 से 5 दे दो, वैसे 3 कहते हैं वो, 4 से 5 सैलरी स्लिप्स आप उन्हें दे दो, ठीक है। और आपको अपने रिलेशन दिखाने पड़ेंगे, प्रूव करने पड़ेंगे जो भी आपके स्पॉन्सर होंगे। सो मेनली आधार कार्ड, पैन कार्ड से या बर्थ सर्टिफिकेट से वो प्रूव हो जाएंगे। आप इनमें से डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। उसके अलावा जो सबसे मेन स्टेप होता है इसमें, जो कि मोस्टली आपको नहीं पता लगता जब आप शुरू में एजेंट के पास जाते हैं, एजेंट भी आपके ऊपर कई बार ट्रायल सा कर लेता है, ठीक है, वो होता है फंड्स का। देखो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में फंड्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है सोर्स ऑफ फंड्स, ठीक है। उनको आपके पैसे से ज़्यादा मतलब इस चीज़ से है कि तुम्हारे पैसे आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें देखना है सोर्स ऑफ फंड जेन्युइन है या नहीं है। सो अगर आपके सपोज करते हैं अकाउंट में है 40 या 50 लाख है, ठीक है, और आपको, ठीक है, मनी शो करनी है, जैसे आपकी ट्यूशन फीस है $50,000 है, ठीक है, 2 साल की। सो आपको क्या करना पड़ेगा, 50,000 तो दिखानी है, उसके अलावा हर साल का लिविंग एक्सपेंस हो गया। लिविंग एक्सपेंस काउंट करते हैं हम यहाँ पे $20,000 पर ईयर, ठीक है। सो उसमें ऐड कर लो, कितने हो गए 70 और ये हो गया 90, ठीक है। सो आपको ये $90,000 उनको दिखाने पड़ेंगे, मतलब इमिग्रेशन को दिखाने पड़ेंगे। अब मैं क्या क्यों कह रहा था ये सोर्स ऑफ फंड्स इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोज कर लो आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए हैं भी, और वो बेशक 20 साल पुराने हैं या 25 साल पुराने हैं, पर आपका सोर्स जेन्युइन नहीं है, मतलब कि आप उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे वो पैसा आया कहाँ से था। सो बहुत बड़ा रिस्क है उसमें वीज़ा डिक्लाइन होने में। अगर कोई भी आपके अकाउंट में एंट्री है, जैसे 1 लाख से ऊपर की होगी, 50,000 से ऊपर की भी होगी, अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब कि भाई वो एक सोर्स से नहीं आ रही है, जो एक कंफर्म सोर्स है, तो आपको दिक्कत आ सकती है उसमें, ठीक है। वीज़ा प्रोसेस की आपको मतलब बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी और मतलब आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, बट मैंने ये वीडियो पर्टिकुलरली इसलिए बनाई है ताकि मैं बुलेट पॉइंट्स को टच कर सकूं, जो मेन पॉइंट्स है, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन में। जैसे ये हो गया सोर्स ऑफ फंड्स, मेरे को लगता है अगर मैं 10 में से रेट करूँ तो 9 आउट ऑफ 10 मैं दूंगा सोर्स ऑफ फंड्स को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें ये पता है कि सोर्स ऑफ फंड्स ज़रूरी है, पर फंड्स क्या क्या हो सकते हैं। फंड्स हो सकते हैं जैसे पेरेंट्स के सेविंग्स अकाउंट। अगर सपोज करो आप पढ़ने जा रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स, मदर या फादर, न्यूजीलैंड में रेकमेंड करते हैं कि कोई एक ही मतलब स्पॉन्सर रखें, रख ज़्यादा भी सकते हैं, बट कहते हैं कि एक ही रखना चाहिए स्पॉन्सर। तो अगर आपके फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनके सेविंग्स अकाउंट में एक्स अमाउंट ऑफ मनी होनी चाहिए, जिससे आपकी ट्यूशन फीस, कंप्लीट ट्यूशन फीस, और वैसे 1 साल की कहते हैं बट कंप्लीट दिखानी चाहिए। कंप्लीट ट्यूशन फीस हो गई और एफटीएस हो गया,
FTS जितने साल आप न्यूजीलैंड में स्टडी है उतने साल का FTS दिखाना पड़ेगा। FTS होता है $20,000 पर ईयर होता है, सो उस हिसाब से आप देख लेना। दूसरा हो सकता है, और जो कि मेरे को लगता है कि सबसे सेफेस्ट भी है, बैंक लोन्स। सो एजुकेशन लोन मेरे को लगता है कि सबसे सेफेस्ट तरीका है। अगर आप फाइनेंशियली आपको स्ट्रगल कर रहे हो कि मतलब सोर्स ऑफ फंड्स जस्टिफाई करने में, सो आप बैंक लोन की तरफ जा सकते हो। बट इसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बैंक लोन किस टाइप का। एजुकेशन लोन दो टाइप के होते हैं, एक में कोलैटरल रखते हैं, एक में नहीं रखते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कभी भी बिना कोलैटरल वाला एजुकेशन लोन मत लगाना इमिग्रेशन की फ़ाइल में। 10 में से एक केस होगा जिसमें कि वीज़ा आ जाता है, बट चांसेस होते हैं कि अब वीज़ा नहीं आएगा उसमें। ठीक है। अगला सोर्स है FD। अगर आपकी पेरेंट्स की कोई FD है, जो भी स्पॉन्सर है आपका, उसकी कोई FD है, तो वो भी आप शो कर सकते हो। ठीक है, बट उसमें भी आपको सोर्स ऑफ फंड्स दिखाना पड़ेगा कि वो पैसे FD में आए कहाँ से थे। ठीक है। स्कॉलरशिप और ग्रांट्स, मतलब स्कॉलरशिप अगर आपको मिली है तो फिर वो डायरेक्ट पाथवे हो जाता है एक तरह से। और भी काफ़ी हैं, जैसे अगर आपके पेरेंट्स कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उनका GPF होता है, प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है। सो ये एक और सबसे सेफेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है दिखाने का, क्योंकि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट से ही आ रहा है और इसमें आपको ज़्यादा जस्टिफाई ज़रूरत करने की है नहीं। ये बेशक आपका एक दिन पुराना भी हो GPF तो भी चल जाएगा। मतलब अगर आपका GPF आपके अकाउंट में आया है 28 को, आप अपनी वीज़ा की फ़ाइल 29 को लगा सकते हो। उससे मैटर नहीं करता वो 6 महीने का, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स की शुरू से सेविंग्स चल रही है, मतलब वो इन्वेस्ट ही कर रहे हो। ठीक है। और बाकी जब भी आप एजेंट के थ्रू अपना वीज़ा फाइल करोगे तो आपको 2-3 फॉर्म मिलेंगे जो कि आपको फिल करने पड़ेंगे, जिसमें आपके स्पॉन्सर्स की डिटेल होगी। अगर बैंक के थ्रू कर रहे हो तो बैंक मैनेजर के मतलब कुछ भी लगेंगी, डिटेल्स लगेंगी वो, कि नेम और जो भी कौन सा बैंक था, ये सब कुछ। अगर पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के नेम, सिग्नेचर, ये सब कुछ लगेगा उसमें। कंसेंट फॉर्म है एक तरह से वो। ठीक है। उसके बाद आप अपनी SOP लिखते हो। ठीक है। SOP फिर एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है, क्योंकि एक जब इमिग्रेशन वाला बंदा आपकी फ़ाइल उठाता है तो वो आपकी SOP ही पढ़ेगा पहले। तो SOP बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। तो SOP को बहुत ध्यान से बनाना। अगर आपको नीड फील हो रही है तो आप किसी से पैसे देके बनवा सकते हो। ठीक है। बहुत सर्विसेज हैं इंडिया में जो कि पैसे देके SOP लिखते हैं, आप उनको अपनी डिटेल से दो, वो आपके लिए अच्छे से लिख देंगे। बट आजकल तो ChatGPT भी है, आप चाहो तो उनसे भी लिखवा सकते हो। जब सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रेडी हैं तो उसके बाद आप या आपका एजेंट उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देगा इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की वेबसाइट पर। और उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगा जिससे आप ट्रैक कर सकते हो, या आपकी जो ID होगी उससे आप ट्रैक कर सकते हो आपका स्टेटस जो भी चल रहा है आपके वीज़ा का। मोस्टली वीज़ा की, स्टडी वीज़ा के वेट में के लिए आपको वेट करना पड़ता है 20 से 30 दिन के लिए। उसके अंदर मोस्टली आ जाता है, कई बार ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, कई बार कम में भी आ सकता है। वीज़ा जो आपकी एप्लीकेशन को चेक कर रहा है, ऑफिसर जो भी है, अगर उसको कुछ भी डाउट होता है तो वो आपको कॉल करेगा। सो कॉल कब आता है इमिग्रेशन से? इमिग्रेशन से कॉल आता है सुबह 7 से लेके 9 बजे के बीच में, किसी भी टाइम आ सकता है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपसे, मैं उनकी क्लिप्स पे अपलोड कर दूँगा। इन क्वेश्चंस को मैं तो कहूँगा कि बहुत ध्यान से आपको अच्छे से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका हर एक स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड करते हैं, मतलब वो आपका कंसेंट लेते हैं स्टार्ट करने से पहले इंटरव्यू की, वो जो भी लिखा जाएगा वो खुद टाइप करेंगे। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा आ जाता है और आप कर सकते हो फ्लाई न्यूजीलैंड के लिए।